ब्लैक बॉडी विकिरण को संक्षेप में समझाइए। दोस्तों, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है जो आप देख रहे होंगे कि इसके सेंस के हिसाब से लग रहा है। एनालिसिस क्वेश्चन है जी। कौन से? एनालिसिस क्वेश्चन है। ब्लैक बॉडी विकिरण मैक्स प्लांक ने प्रकाश को एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग के रूप में माना है। जो मैक्स प्लांक है, मैक्स प्लांक नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग के रूप में माना। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है, जैसे कोई चुम्बक है, चुम्बक के आसपास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्षेत्र होता है उसको ही प्रकाश को उसी के रूप में दर्शाया कि प्रकाश है जो प्रकाश को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग के रूप में माना, जिसकी ऊर्जा तरंग के अधिकतम प्रवणता के वर्ग के समानुपाती होती है। जो तरंग है, तरंग की प्रवणता, जो तरंग है दोस्तों, तरंग ऐसे चलती हैं। इन तरंगों की प्रवणता, जो प्रवणता है उसके समानुपाती होती है। तरंग के समानुपाती है। जो तरंग है प्रकाश की, जिसकी ऊर्जा तरंग की अधिकतम प्रवणता के वर्ग के समानुपाती है। तो ऊर्जा तरंग की अधिकतम प्रवणता वर्ग के समानुपाती होती है। और विकिरण की आवृत्ति व तरंगदैर्घ्य स्वतंत्र मानी जाती है। जबकि जो विकिरण की आवृत्ति है, विकिरण की आवृत्ति और तरंग स्वतंत्र मानी जाती है। विकिरण की आवृत्ति, तरंग, जो आवृत्ति दोस्तों आयाम होता है ये वाला, ये क्या है? आवृत्ति, जिसको अपन विद्युतीकरण से माने तो ये फ्रीक्वेंसी होती है, इंग्लिश में क्या? फ्रीक्वेंसी। और तरंगदैर्घ्य, तरंगदैर्घ्य तरंग के रूप में चलती हुई दिखाई दी है, तरंगदैर्घ्य। ठीक है, तो आवृत्ति या तरंगदैर्घ्य स्वतंत्र मानी जाती है। जो दोनों कैसी हैं? स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र मानी जाती हैं। विकिरण का क्लासिफल, जो विकिरण का क्लासिफल है ना, विकिरण का क्लासिकल सिद्धांत इन प्रकाशीय घटनाओं की विवर्तन व प्रकीर्णन, डिफ्रैक्शन एंड स्कैटरिंग के रूप में व्याख्या करने में समर्थ है। क्या? विवर्तन और विकिरण करने के लिए इसकी व्याख्या समर्थ है। इसी प्रकार से जब ब्लैक बॉडी विकिरण को लागू जाता है, इसी प्रकार जब ब्लैक बॉडी की विकिरण को लागू किया जाता है, तब यह सिद्धांत कुछ उच्च ताप पर ब्लैक बॉडी से उत्सर्जित किए जाने की विभिन्न किरणों की अधिकतम तीव्रता करने में असमर्थ होता है। जब कक्षपथ के जो तापमान है, इसकी ब्लैक बॉडी से उत्सर्जित किए जाने की तीव्रता होती है, जो ब्लैक बॉडी से उच्च तापमान पर ब्लैक बॉडी उत्सर्जित करती है, तो इसकी विभिन्न किरणों की अपेक्षा की तीव्रता व्याख्या करने में असमर्थ रहती है। जो व्याख्या कहते हैं इसकी अपन, इसमें असमर्थ रहती है। ब्लैक बॉडी वह है जो उन सभी विकिरणों को अवशोषित कर लेती है। ब्लैक बॉडी का है कि जो कोई विकिरण है, ब्लैक बॉडी मान के चलो ये कोई धातु है, इस पर कोई प्रकाश डाल रही, तो यहाँ पर मान के चलो ब्लैक बॉडी है। क्या है? ब्लैक बॉडी। इस ब्लैक बॉडी पे जितने भी प्रकाश है सभी को अवशोषित कर लेती है। विकिरण किरणों को क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है। जो इस प्रकार गिराए जाते हैं, जो प्रकाश इस प्रकार गिराए जाते हैं कि प्रायोगिकता यह बॉडी खाली पात्र के द्वारा भली भांति प्रदर्शित की जाती है। जो ब्लैक बॉडी पर ये प्रकाश को इस प्रकार से अवशोषित कर लेती है कि जब अपन देखेंगे तो जो बॉडी होगी वो खाली बॉडी की तरह, खाली बॉडी की द्वारा भली भांति प्रदर्शित की जाती है, जिसकी दीवार में एक बहुत छोटा छेद होता है। जो ब्लैक बॉडी होती है, इसकी ब्लैक बॉडी है ये ब्लैक बॉडी है। क्या है? ब्लैक बॉडी। इसकी दीवार में एक बहुत बड़ा छेद होता है। क्या होता है? बहुत बड़ा छेद होता है। जब इस छेद को गर्म विकिरण से, जब इस छेद को क्या किया जाता है? जब इस छेद को गर्म विकिरण किया जाता है, तब यह सभी तरंगदैर्घ्यों का विकिरण उत्सर्जित करती है। जब जो छेद ब्लैक बॉडी का जो अपन ने क्षेत्र बनाया है, इसको गर्म विकिरण से प्रदर्शित करती है। किसको? गर्म से। तो इसका जो विकिरण होता है वो उत्सर्जित करती है। विकिरण क्या करती है? उत्सर्जित। विकिरण जो तरंगदैर्घ्य, विकिरण ने जो अवशोषित कर लो प्रकाश, वो अपनी तरंगदैर्घ्यों के रूप में उत्सर्जित करती है। जो क्या कर लेते हैं? जो विकिरण उत्सर्जित कर देती है, तरंगदैर्घ्यों का उत्सर्जित कर देती हैं। अब अपन बॉडी की अपेक्षा गर्म बॉडी के विकिरण, जो बॉडी की अपेक्षा है, बॉडी की अपेक्षा गर्म बॉडी के विकिरण की
उत्पत्ति व तीव्र कंपित विकिरण प्रक्रिया होती है। जब अपन कागज के जो ब्लैक बॉडी है उसको गर्म करेंगे, क्या करेंगे, गर्म, तो जो प्रकाश की तरंग है उसकी उत्पत्ति तीव्र हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, तीव्र हो जाएगी, उसकी उत्पत्ति तीव्र हो जाएगी जो दोलक कहलाते हैं, जिसको क्या कह लेते हैं, दोलक कहते हैं। क्या कहलाते हैं, दोलक। जब ब्लैक बॉडी पर अवशोषित प्रकाश विकिरण को अवशोषित कर लेता है, गर्म करने पर कागज के उत्सर्जित करता है, तो इस प्रकार की जब तरंग दैर्घ्य का तीव्र गति से चलने लगती है तो इस प्रक्रिया को कंपित विकिरण को दोलक कहते हैं। क्या कहते हैं, दोलक। अब मैक्सवेल है, जो मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक थे, मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिद्धांत के अनुसार ये दोलक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों के रूप में विकिरण ऊर्जा उत्सर्जित तो कहते हैं। बोले जो मैक्सवेल उन्होंने कहा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे हैं वे विकिरण को उत्सर्जित तो कहते हैं, लेकिन तरंग की आवृत्ति जो तरंग है, लेकिन तरंग की आवृत्ति दोस्तों आगे जाने कि जो उत्सर्जित करते हैं तरंग की आवृत्ति जो एक दोलक से उत्सर्जित होती है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के उन्होंने कहा था कि मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक तो तरंग का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग के रूप में विकिरण उत्सर्जित तो करती है, लेकिन तरंग की आवृत्ति को जो एक दोलक से उत्सर्जित होती है वो बाद की आवृत्ति के बराबर होती है। जो ने एक दोलक उत्सर्जित तरंग दी है, एक दोलक मिला है, वो बाद उसके पहले वाली जो तरंग दी जाती है उसके भी क्या होती है, उसकी आवृत्ति के बराबर होती है, पहले वाली आवृत्ति के बराबर होती है। निम्न ताप पर उत्सर्जन मुख्यतः इंफ्रारेड भाग में होती है। निम्न ताप पर, जब ताप कैसे होती है, निम्न, तो ये इंफ्रारेड जो तरंगें निकलेंगी इंफ्रारेड भाग में होती हैं। लेकिन जैसे ही तापमान बढ़ाया जाता है, जैसे इको अपन तापमान बढ़ा दूँ तो तरंग दैर्घ्य जिस पर अधिकतम प्रकाश होगा, तरंग दैर्घ्य का जिस पर अधिकतम प्रकाश होगा उत्सर्जित होता है। जिसका तरंग दैर्घ्य अधिकतम होगा तो प्रकाश भी उत्सर्जित होगा। तरंग दैर्घ्य अधिकतम होगा तो प्रकाश भी उत्सर्जित होता है। स्पेक्ट्रम के नीले भाग की ओर शिफ्ट कर देती है। जो स्पेक्ट्रम होता है बड़ विक्रम का जो स्पेक्ट्रम होता है उस स्पेक्ट्रम के नीले भाग की ओर शिफ्ट कर जाती है। जैसी तरंग दैर्घ्य होती है तो कहते हैं तो नीले भाग की ओर शिफ्ट हो जाती या शिफ्ट कर जाती है। उत्सर्जित विकिरण की तीव्रता पात्र के तापमान के साथ साथ विकिरण की तरंग दैर्घ्य पर भी निर्भर करती है। तो उत्सर्जित की विकिरण की तीव्रता है वो पात्र के तापमान के साथ साथ जो विकिरण है, जो तरंगों को का दिख रहा हो विकिरण और तरंग दैर्घ्य दिखाई दे रहा है उस पर भी निर्भर करती है। इस प्रकार दोस्तों विकिरण तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करती है। इस प्रकार ब्लैक बॉडी विकिरण के लिए दो आधारभूत नियम दिए हैं। कितने दिए हैं, दो आधारभूत नियम दिए हैं। किसने दिए, मैक्सवेल ने पहला नियम दिया है कि स्टीफन बोल्ट्जमैन नियम। कौन सा, स्टीफन बोल्ट्जमैन नियम, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। यह नियम स्टीफन द्वारा प्रायोगिक रूप से प्रदर्शित किया गया है। मैक्सवेल के बाद इसने दो नियम दिए। किसने दिए, स्टीफन ने का नियम है पहला। कौन किसका है, स्टीफन का। इन्होंने कहा कि यह नियम स्टीफन के द्वारा प्रायोगिक रूप से प्रदर्शित किया गया कि इसके अनुसार कुल विकिरण की तीव्रता ई तथा द एरिया अंडर द कर्व प्रारंभिक तापमान टी और चतुर्थ घात 4th पावर के समानुपाती होती है। बोले हैं ई समानुपाती ई बराबर टी की पावर 4, जो चतुर्थ घात की समानुपाती वो 4th की पावर होगी। जो तापमान होगा टेम्परेचर वो ई समानुपाती टी की पावर 4 बराबर कोष्टक 4/c समानुपाती कोष्टक टी की पावर 4 होगा। यहाँ जो समानुपाती है ये एक स्थिरांक है। क्या है, स्थिरांक, जो स्टीफन स्थिरांक के रूप में जाना जाता है। जो स्टीफन स्थिरांक के रूप में जाना जाता है। स्टीफन स्थिरांक के रूप में जाना जाता है। इसका मान 5.672 इंटू 10⁻8 जूल मीटर प्रति इनवर्स के रूप में होगा। एस सेकंड के की पावर 4 पाया गया है। इसी प्रकार यह नियम
बोल्ट्जमैन द्वारा ऊष्मागत के सिद्धांत के उपयोग के द्वारा व्युत्पन्न किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों दूसरा भाग है इसका कि बीन प्रतिस्थापन नियम। कौन सा है दोस्तों? बीन प्रतिस्थापन नियम। ये बीन प्रतिस्थापन नियम, बीन डिप्लेसमेंट लॉ। इस नियम के अनुसार जो स्पेक्ट्रा है, स्पेक्ट्रम वितरण की अधिकता पर तरंगदैर्घ्य लैम्डा तापमान T के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो लैम्डा है अपना दोस्तों, लैम्डा है जो T के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कितने किस प्रकार से होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कौन सा दोस्तों अपन दोस्तों ये सेकंड है। क्या है अपना? सेकंड। फर्स्ट अपन ने इसके पहले फर्स्ट देख लिया था, अपना कौन सा पार्ट है? वो लॉ है, दूसरा लॉ है, और पहला वाला अपन ने इसके पहले देख लिया है। स्पेक्ट्रम बनाने के सिद्धांत तथा स्पेक्ट्रम बनाने के लिए थ्योरेटिकल अटेम्प्ट ऑफ कंस्ट्रक्ट स्पेक्ट्रम। सैद्धांतिक तथ्य तरंगदैर्घ्य के फलन के रूप में ऊर्जा स्पेक्ट्रम की आकृति बनाने के लिए बनाए गए हैं। जो स्पेक्ट्रम बनाए गए हैं वो ऊर्जा की आकृति बनाने के लिए बनाए गए हैं। हम इस दिशा में तीन महत्वपूर्ण तथ्यों का वर्णन करते हैं। करेंगे। पहला वर्णन है बीन का युग। क्या है? पहला है बीन का युग, बीन कंट्रीब्यूशन, बीन का योग यानी बीन का योगदान यानी बीन्स कंट्रीब्यूशन। क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिद्धांत के आधार पर यह माना जाता है, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर यह माना गया है कि दोलक जिससे कि विकिरण उत्सर्जित होता है। यह माना गया दोलक है, जो दोलक इससे जो विकिरण उत्सर्जित होता है, दोलक है, ये दोलक से जो भी विकिरण उत्सर्जित होते हैं वो आणविक आकार के होते हैं। किस प्रकार के होते हैं? आणविक आकार के होते हैं। बीन निम्न व्यंजक प्राप्त करने में समर्थ है। जो बीन हैंगे दोस्तों, बीन ने अपने निम्न व्यंजक प्राप्त करने में समर्थ हैं। पहला है ई बराबर क्या? ई बराबर ए अपॉन लैम्डा, ई बराबर लैम्डा, ई बराबर ए अपॉन लैम्डा एक्स पे कोष्टक माइनस बी अपॉन लैम्डा टी। यहाँ ई है जो यहाँ पर ई ऊर्जा है जो लैम्डा क्या कह रहे हैं? जो लैम्डा प्लस डी लैम्डा तरंगदैर्घ्य के बीच उत्सर्जित होती है। जो ई है वो ई क्या है? ई है जो लैम्डा व लैम्डा प्लस डी लैम्डा तरंगदैर्घ्य के बीच की उत्सर्जित होती है। जो ई है वो लैम्डा और लैम्डा के बीच डी लैम्डा के बीच उत्सर्जित होती है। ठीक है। वह ए तथा बी स्थिरांक है, ए और बी है जो स्थिरांक हैं। इसके नियम में यह पाया गया है कि उपरोक्त समीकरण निम्न तरंगदैर्घ्य प्रदेश में प्रयुक्त वक्रों को भली भांति स्पष्ट करता है। जो वक्र हैं अपने, इनको भली भांति स्पष्ट करता है, लेकिन उच्च तरंगदैर्घ्य प्रवेश पर परिणाम को पुनः उत्पन्न करने में असफल रहता है। लेकिन जो बोल रहे हैं जो तरंगदैर्घ्य है उस तरंगदैर्घ्य के लेकिन उच्च तरंगदैर्घ्य प्रदर्शित करने के लिए परिणामों को उत्पन्न करने में असफल रहा है। कम तरंगदैर्घ्य मानो तो सही है, तो ये नियम लागू होता है। जब उच्च तरंगदैर्घ्य आता है तो उसके लिए ये नियम असफल हो जाता है। अब रिले के सेकंड नियम है, रिले का दोस्तों ये सेकंड नियम है। रिले के जे जीन्स योगदान। अभी रिले ने कौन सा दिया? रिले ने प्रतिस्थापन नियम दिया। अब रिले ने अगला दिया जीन्स, अभी बीन ने नियम दिया था, बीन का योगदान था। अब है रिले जीन्स योगदान। कौन सा? रिले जीन्स योगदान, रिले जीन्स कंट्रीब्यूशन। ऊर्जा के समविभाजन के जो ऊर्जा के समविभाजन के क्लासिकल नियम को लागू करने के लिए जो ऊर्जा है उसके ऊर्जा के क्लासिकल नियम को लागू करने पर प्रत्येक कंपन किया प्रत्येक कंपन विधा या मोड एक औसत ऊर्जा ई रखता है। कंपन प्रत्येक औसत ऊर्जा क्या रखता है? ई रखता है।
जो ब्लैक बॉडी के दोलक के केटी के बराबर होती है। जो दोलक है उसके बराबर केटी के बराबर होती है। दोलक ऊर्जा केटी के बराबर होती है। रिले व जीन्स की व्युत्पन्न समीकरण निम्न प्रकार है। जो रिले और जीन्स हैं इन दोनों के समीकरण निम्न प्रकार हैं। यह देखा जा सकता है कि गुहा के तरंगदैर्घ्य लैम्डा व लैम्डा प्लस डी लैम्डा प्रति इकाई आयतन में दोलन जो अपना दोलक है, दोलक केटी के बराबर होता है। इसमें देखा कि जो इसने बोला कि यह देखा जा सकता है कि गुहा के तरंगदैर्घ्य किसके दोस्तों, गुहा के तरंगदैर्घ्य लैम्डा व लैम्डा डी लैम्डा के प्रति इकाई आयतन, कौन सा इकाई आयतन दोलन, इकाई आयतन दोलन D10, इकाई आयतन D10 के मोड की संख्या है जो 8 पाई डी लैम्डा अपॉन लैम्डा की पावर 4 के बराबर होती है। इस तरंगदैर्घ्य क्षेत्र की इस तरंगदैर्घ्य में ऊर्जा Dn व kT होती है। इसमें जो तरंगदैर्घ्य ऊर्जा है, ऊर्जा का घनत्व Dn और कोष्ठक kT के बराबर होती है। अच्छा, अब देखें कि ई लैम्डा और डी लैम्डा वो कहा क्या, ई लैम्डा और डी लैम्डा के बराबर भी होता है। ई लैम्डा और डी लैम्डा के बराबर होता है। यहाँ ई लैम्डा उत्सर्जित संगत ऊर्जा के बराबर है। जो ई लैम्डा है या ई लैम्डा जो जी लैम्डा है, ई लैम्डा ऊर्जा संगत ऊर्जा है। क्या संगत ऊर्जा है? इस प्रकार है कि ई लैम्डा क्या इस प्रकार से है या कि ई लैम्डा डी लैम्डा बराबर Dn कोष्ठक ई की पावर इनवर्स। जो Dn है, Dn व ई के व्यंजक को प्रतिस्थापित करने पर ई लैम्डा और डी लैम्डा और 8 पाई अपॉन के लैम्डा की पावर 4 और डी लैम्डा क्या है दोस्तों, डी लैम्डा कोष्ठक सी के टी। इस प्रकार से अपन को प्राप्त हुआ कि ई लैम्डा बराबर क्या प्राप्त हुआ, इससे मिला है ई लैम्डा बराबर 8 पाई के टी अपॉन 4 लैम्डा, ये प्राप्त हुआ। समीकरण अपन ने इसको 4 माना, इसको 5 पर समीकरण 5 के अनुसार ई लैम्डा तरंगदैर्घ्य की चतुर्थघात की व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो 5 लैम्डा है चतुर्थघात की व्युत्क्रमानुपाती होती है। इस प्रकार से ई लैम्डा व लैम्डा के कम होने पर लगातार बढ़ता जाता है। जो ई लैम्डा है जो दोस्तों, ई लैम्डा इंटू लैम्डा के कम होने पर लगातार बढ़ता जाता है। क्या बढ़ता जाता है? तरंगदैर्घ्य बढ़ता जाता है। समीकरण 5 को उच्च तरंगदैर्घ्य क्षेत्र पर प्रयोगात्मक आंकड़ों को फिट करती पाई गई है। जो समीकरण 5 है, समीकरण 5 को उच्च तरंगदैर्घ्य पर प्रायोगिक आंकड़ों के लिए फिट करती पाई गई है, लेकिन निम्न तरंगदैर्घ्य क्षेत्र में यह पूर्ण रूप से असफल रहती है। निम्न तरंगदैर्घ्य के लिए ये क्या रहती है? असफल रहती है। दोस्तों, तीसरा नियम बोलते हैं कि इसी को ध्यान में प्लांक का योगदान, इसी को ध्यान में रखते हुए बीन संबंध का तरंगदैर्घ्य क्षेत्र में रिले जीन्स की अपेक्षा तरंगदैर्घ्य क्षेत्र में अनुयोगी था। इसी को ध्यान में रखते हुए जो तीसरा नियम है, जीन्स की अपेक्षा उच्च तरंगदैर्घ्य क्षेत्र में अनुयोगी था। प्लांक ने एक इंटरमीडिएट व्यंजक दिया
कि लैम्ब्डा के मानों के उचित परास में उपयुक्त दोनों नियमों की अपेक्षा अपहर्षित करता है। इन्होंने निम्न व्यंजक उत्पन्न किए। इन्होंने क्या किया? निम्न व्यंजक उत्पन्न किए, जिसमें एक व्यंजन है कि ई लैम्ब्डा बराबर ए अपॉन लैम्ब्डा की पावर 4 कोष्टक ई एक्स पी कोष्टक बी अपॉन वाई लैम्ब्डा अपॉन टी इनवर्स 1 कोष्टक 1। लैम्ब्डा के निम्न मानों का समीकरण 6 पर लैम्ब्डा का निम्न मानों के ऊपर 6 पर बिहेवियर ऑफ इक्वेशन है एट लो है। कारक ई एक्स पी दोस्तों के बी अपॉन लैम्ब्डा अपॉन टी एक अपेक्षा अधिक है और इसी प्रकार लिखा जा सकता है कि ई एक्स पी बी अपॉन लैम्ब्डा टी माइनस 1 बराबर ई एक्स पी अपॉन लैम्ब्डा टी। उपरोक्त संबंध के साथ समीकरण 5-6 निम्न प्रकार अपहासित होता है। उपयुक्त संबंध से जो 6 समीकरण है अपहासित होता है कि ई लैम्ब्डा बराबर ए अपॉन 5 लैम्ब्डा की पावर 5 एक्स बी अपॉन लैम्ब्डा टी है। ये व्यंजक बीन संबंध के समान है। ये जो व्यंजक है कैसे हैं? बीन संबंध के समान है। ये लैम्ब्डा के उच्च मान पर समीकरण 6 का व्यवहार है। जो लैम्ब्डा के उच्च मान पर समीकरण 6 का व्यवहार है एट हाई वॉल्स ऑफ लैम्ब्डा। यदि लैम्ब्डा उच्च है, जो लैम्ब्डा है यदि कैसा उच्च है तो पद कैसा होगा? लैम्ब्डा उच्च है तो बी अपॉन लैम्ब्डा टी होगा। इसी प्रकार से लिखा जा सकता है कि ई एक्स पी बी अपॉन लैम्ब्डा टी प्लस बराबर 1 प्लस बी अपॉन लैम्ब्डा टी। इसको लिखा है ई एक्स पी अपॉन लैम्ब्डा टी बराबर 1 प्लस बी अपॉन टी। उपयुक्त संबंध को समीकरण में प्रतिपादित कर हम निम्न समीकरण प्राप्त कर सकते हैं। सभी समीकरणों को एक साथ लिखा कि ई लैम्ब्डा बराबर ए अपॉन लैम्ब्डा की पावर 5 1 अपॉन बी एक्स पी बी अपॉन लैम्ब्डा टी माइनस 1 बराबर ए अपॉन लैम्ब्डा की 5 1 अपॉन। इससे प्राप्त हुआ दोस्तों बराबर क्या हुआ? बराबर ए अपॉन लैम्ब्डा 5 बराबर बाई टी लैम्ब्डा टी अपॉन बी। इसलिए या ई लैम्ब्डा बराबर ए टी अपॉन लैम्ब्डा की पावर 4 बी जिससे अपन को प्राप्त हुआ दोस्तों क्या प्राप्त हुआ कि ई लैम्ब्डा बराबर ए टी अपॉन लैम्ब्डा की पावर 4 बी, जो कि रिले जीन्स संबंध है। क्या है? जो रिले जीन्स संबंध है, जो 6 जो ए अपॉन बी बराबर 8 पाई की प्रदान करता है के समान है। यही दोस्तों रिले जीन्स के नियम है। ये ब्लैक बोर्ड के संक्षेप को समझाया गया है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।